हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के अंदर दो अलग अलग मटेरियल को फिल किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है और ये जो कैपेसिटर जिस प्लेट से बना है, ठीक है, इस प्लेट का ये क्या है कि पहले तो स्क्वायर प्लेट है और प्लेट का साइड लेंथ जो है वो A है। मतलब एक्चुअल सिचुएशन समझिएगा कुछ इस तरह का है। एक ये देख सकते हैं स्क्वायर प्लेट है, ऊपर में स्क्वायर प्लेट, ठीक है, और इससे D डिस्टेंस नीचे एक दूसरा स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ A मतलब प्लेट का एरिया अगर हम बात करें तो A स्क्वायर है। क्लियर है? तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। हम लोगों को नेट कैपेसिटेंस निकालना है कि भाई ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता था अब तक, इनफैक्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये 57 नंबर क्वेश्चन है, एसी होना का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 56 में याद कीजिए, जैसे वहाँ पर क्या था स्टूडेंट कि आपको क्या था अब तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह का सिचुएशन था। दो मेनली जो अलग अलग सिचुएशन था उसकी बात करें, ठीक है। वहाँ पर क्या था कि भाई एक मान लीजिए कैपेसिटर है, अभी कैपेसिटर के अंदर हम मटेरियल फिल कर दिए, एक K1 एक K2 फिल कर दिए। एक ये सिचुएशन था। एक दूसरा था कि भाई मटेरियल को हम इस तरह से फिल किए, इधर K1 वाला इधर K2 वाला, लाइक दिस, ऐसे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या था, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले रहे थे कि भाई दो अलग अलग कैपेसिटर बन रहा है, एक कैपेसिटर ये एक दूसरा कैपेसिटर। तो पहले वाले के लिए भी हम लोग चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो डायरेक्ट लिख देते थे एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट का एरिया A है डिवाइडेड बाई जो बीच का सेपरेशन है D, और ये मान लिया अगर D है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, तो K1 से मल्टीप्लाई कर दिए। कहने का मतलब है या पहले वाले के लिए बात करें दूसरे वाले के लिए बात करें तो K2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, इस सिचुएशन में क्या था कि प्लेट का एरिया A/2 ये हाफ हो जा रहा था, एरिया A/2 हो जा रहा था। यहाँ पर सेपरेशन ये D/2 हो जा रहा है, ये D/2 हो जा रहा है, D/2 कुछ इस तरह का। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 56 बेहतर है अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा आपका। तो यहाँ पर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे थे। दोनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखते थे। C1 C2 के लिए सीरीज में है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 फॉर्मूला इक्विवेलेंट के लिए लगाते थे, पैरेलल में तो डायरेक्टली C1 प्लस C2 कर देते थे। ये है कि भाई हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला ये जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, ये डायरेक्टली हम लोग लिख रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वहाँ पर। लेकिन समझिएगा आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं वो फॉर्मूला। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं समझिएगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू तो वैल्यू सेम है, लेकिन इसका जो फिलिंग पैटर्न है, जिस तरीके से ये फिल किया गया है ये अलग है, ये अलग है। समझिएगा फाइनली दो कैपेसिटर जो बन रहा है, एक कैपेसिटर ऊपर वाला बन रहा है, ठीक है, एक दूसरा कैपेसिटर ये जो नीचे वाला बन रहा है। समझिएगा यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू आप देखिए प्लेट के बीच का सेपरेशन भी चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, कहीं फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि प्लेट का सेपरेशन फिक्स है, प्लेट का सेपरेशन फिक्स है, ठीक है। मतलब जब आपका कोई एक पैरामीटर वैरी कर रहा है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हम तभी यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब भाई एरिया भी फिक्स है, एक कांस्टेंट वैल्यू का है, और सेपरेशन भी दोनों प्लेट के बीच का फिक्स है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर वैरी कर रहा है। बहुत ही क्लियर है सिचुएशन। तो भाई अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया कि कुछ इंटीग्रेशन वाला चक्कर होगा। मतलब कि जैसा कि हमेशा हम लोग एक जो बेसिक एग्जांपल आपको हम देते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन, हम किस तरह की सिचुएशन में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। देखिए बहुत डिटेल से मैं इसलिए इसे समझा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी होती है। बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन हम किस तरह की सिचुएशन में यूज करते हैं। बेसिक एग्जाम्पल से अगेन आप रिकॉल कीजिए कि जैसे वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है, F.S होता है, ठीक है, F.S होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं भाई, ठीक है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्टली वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन जब फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो याद कीजिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक छोटे से सेपरेशन dx में, ठीक है ना, हम लोग छोटा सा वर्क डन dw निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? F.dx से,
ठीक है। और उस छोटा सा DW को, छोटा सा जो स्मॉल वर्क डन है, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस होता है, छोटे से स्मॉल डिस्टेंस dx में छोटा सा वर्क डन DW निकाल के और उसको इंटीग्रेट करते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग, साथ ही साथ अब ये जो छोटे से सेपरेशन dx में जो छोटा वर्क डन DW लिखते हैं, देखिए उसके लिए लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx है तो उस छोटे से डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेते हैं, जबकि फोर्स कंटिन्यू वैरी करते रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस छोटे से सेपरेशन dx में भाई फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए उस छोटे से वर्क डन के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं, समझते जाइएगा। तो उसी तरह एग्जैक्टली यहाँ भी हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस तो भाई कंटिन्यू वैरी कर रहा है ना, सेपरेशन तो दोनों प्लेट के बीच का कंटिन्यू वैरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि एक छोटा सा थिकनेस कहीं मानेंगे, मान लिया x डिस्टेंस पे एक छोटा सा थिकनेस dx मानेंगे। उस छोटे से थिकनेस में आप समझिए कि दो कैपेसिटर इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह का। एक मान लिया x डिस्टेंस पे देखिए x डिस्टेंस पे एक छोटा सा थिकनेस हम ये dx मान लेते हैं। अब ये dx में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो कैपेसिटर मेरा बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है पहला वाला, जिसका कैपेसिटेंस हम चलिए मान लेते हैं ये पहला कैपेसिटर है, ये पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हम C1 लिख देते हैं, और ये नीचे वाला यहाँ से जो इतना जो बना ये आपका दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हम C2 लिख देते हैं, समझिएगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस छोटे से थिकनेस में जो ये छोटा सा जो कैपेसिटर जो हमने बनाया, तो अब स्मॉल कैपेसिटेंस हम लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट ये DC1 निकालेंगे और ये DC2 निकालेंगे, छोटा सा कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इस छोटे से कैपेसिटेंस DC1 के लिए अब हम डायरेक्ट पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है सिचुएशन, पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देख लेंगे भाई यहाँ पर क्या है, दोनों किस तरह से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली फिर इक्विवेलेंट DCE निकाल देंगे और उसके बाद उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है और इसको पहले इतना आपको सोच लेना होगा बेसिक तरीके से भाई कि हम इसमें इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, वन थिंग, और दूसरा कि इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, इतना पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सिचुएशन। चलिए तो अब इतना करने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है कि प्लेट का सेपरेशन भी वैरी कर रहा है, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस में dx थिकनेस का माने चलिए, ठीक है, और ये प्लेट के बीच का सेपरेशन भी वैरी कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस प्लेट से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम z मान लेते हैं, z हाइट पर इस तरह से मान लेते हैं। तो ये z होगा, तो ये डिस्टेंस आप समझ रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस z हो जाएगा, चूँकि टोटल आपका d दिया हुआ है। क्लियर बात है। और ये थिकनेस इतना कम है कि ऑलमोस्ट ये क्या है ना कि बहुत छोटा है, तो बहुत ही कम है। आप तो समझ, समझाने के लिए इतना थोड़ा सा लार्ज दिखाया गया है। ये जब बहुत कम होगा तो ऑलमोस्ट ये पैरेलल प्लेट हो जाएगा, ये लगभग इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। मतलब ये जो सिचुएशन है हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। एक कैपेसिटर आपका ये हो गया है, अलग अलग करके देखिए, एक दूसरा ये कैपेसिटर, दो कैपेसिटर बन चुका है। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। पहले वाले का कैपेसिटेंस है DC1, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस है DC2। क्लियर बात है। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, DC1 और DC2 के लिए वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे हम मिटाते हैं, ये यहाँ से सीन क्लियर है। चलिए तो DC1 का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, DC1 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका छोटा सा जो कैपेसिटर जिसका स्मॉल कैपेसिटेंस DC1 है, इसका वैल्यू लिख रहे हैं। तो इस कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K1 है, इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है K1 है, तो K1 समझते जाइएगा, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्लेट का एरिया लिखते हैं। समझिएगा ये प्लेट का एरिया कितना होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये प्लेट का एरिया। ये प्लेट कैसा है पहले इमेजिन कीजिए, ये प्लेट इनफैक्ट क्या है, अभी जस्ट इसके पहला वाला जो फिगर बनाए थे, ये तो स्क्वायर प्लेट है, ये जो रेड वाला है ये पूरा स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट है। इसमें dx थिकनेस का मान है, तो dx एक स्मॉल स्ट्रिप इस तरह से a लेंथ तक जाएगा, dx ए तक, ये पीछे गया होगा, ये dx थिकनेस का मान है, नीचे वाला भी इस तरह से पीछे गया होगा। तो ये प्लेट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, dx इंटू ए। क्लियर है। तो प्लेट का एरिया कितना हो गया, a dx, K1 एप्सिलॉन नॉट a बाई d क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, एक ये प्लेट है जो कि बहुत, चूंकि स्मॉल थिकनेस का है, स्मॉल dx जो है बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपका दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, d माइनस जेड, समझ रहे हैं।
चलिए, तो अब ये जो स्मॉल कैपेसिटर के लिए स्मॉल कैपेसिटेंस हम लिख रहे हैं, उसके लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला पैरेलल प्लेट वाला लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। उसी तरह DC2 क्या लिखेंगे, तो भाई DC2 क्या लिखेंगे, इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं इसका भी जो प्लेट एरिया होगा, ये प्लेट एरिया जो यहाँ वाला जो प्लेट एरिया है, ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, dx इंटू ए तक गया हुआ है अंदर, ठीक है ना। तो a dx डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, कितना है, z माने, समझिए। चलिए ठीक है, हमेशा फोकस रहना है कि फाइनली जो आंसर आना है, ध्यान रखिएगा उसमें जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, जो नोन वैल्यू है वही होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x और z दोनों वेरिएबल है, x भी 0 से लेकर a तक वैरी कर रहा है, 0 से लेकर a तक वैरी कर रहा है x भी, और z भी जो हम माने हैं इससे z हाइट पे, ये z भी वैरी कर रहा है, 0 से लेकर d तक वैरी कर रहा है। तो दो वेरिएबल है x और z, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों का स्मॉल कैपेसिटेंस निकल चुका है, तो अब ये जो DC1 और DC2 निकला, तो हम स्मॉल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, स्मॉल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे भाई बहुत ही क्लियर है कि ये दोनों जो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। पहले हम लोग देख चुके हैं इस तरह के सिचुएशन में, ये वाला सिचुएशन है आपका, ठीक है ना, कि भाई इधर से जो चार्ज जाएगा, मान लिया Q चार्ज जाएगा, इधर से Q चार्ज निकलेगा जब कोई सोर्स कनेक्टेड होगा, मतलब जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे। क्लियर बात है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों कैपेसिटर 1 और 2। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस DCE कितना होगा भाई, सीरीज में कनेक्टेड है तो DC1 इंटू DC2 डिवाइडेड बाई DC1 प्लस DC2। क्लियर है। चलिए, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। एक काम हम लोग और करते हैं स्टूडेंट, भाई यहाँ पर दो वेरिएबल है x और z, फाइनली इंटीग्रेट तो करेंगे, ठीक है ना। अब दो वेरिएबल रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसको अगर हम एक वेरिएबल में चेंज कर दें, या तो x में चेंज करें, तो x में चेंज करेंगे तो जो फाइनल कैपेसिटेंस निकालेंगे वहाँ पर लिमिट x का 0 से a दे देंगे, और अगर z में रखेंगे तो लिमिट उसका z का कहाँ से कहाँ दे देंगे, 0 से d दे देंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको चेंज करने के लिए देखिए हमारे पास एक क्लू है। ये काम 10th में एक चैप्टर पढ़ना होता था, हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट यूज होता था, ठीक है। और भी जगह आपने यूज किया होगा, जैसे आप ये ट्राइंगल देखिए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, या फिर इस तरह से ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये ट्राइंगल में देखिए यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये पहले बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है d, बेस कितना है a, तो d बाई a, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू, अगर छोटे वाले ट्राइंगल में बात करें तो ये लेंथ कितना है z, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, dx इतना स्मॉल है कि ऑलमोस्ट अगर ये z है तो ये भी लगभग आपका z हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया z डिवाइडेड बाई इसका बेस हो गया x हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए d बाई ए इक्वल टू जेड बाई एक्स, यहाँ से हम z इक्वल टू लिख सकते हैं dx बाई ए। ध्यान दीजिए z को हम लोग x में कन्वर्ट कर लिए हैं, d और a हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, d और a दिया हुआ है। तो ऐसा आप करते हैं कि DC1 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं x में, z का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं dx बाई a डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए ये आपका DC1 कितना हो जाएगा, DC1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई d माइनस z का वैल्यू हो गया dx बाई a। क्लियर है। चलिए यहाँ से d कॉमन लिए, ध्यान दीजिएगा d कॉमन लेंगे, ऊपर में भी एक d है, ठीक है, नहीं सॉरी ये dx तो एक साथ रहेगा ना, ये d कैंसिल नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट a, अच्छा ये a एक ऊपर जाएगा तो ये a स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई ये नीचे में हो जाएगा ad माइनस dx। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए और उसी तरह DC2 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाई z का वैल्यू कितना हो गया dx बाई a। तो ये हो गया a आपका ऊपर गया तो K2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx बाई dx। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि DC1 DCE में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं।
ये इसको यहाँ से स्टूडेंट हम लोग मिटा देते हैं, ये तो समझने के लिए बनाया गया था, ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, और यहाँ पे हम लोग DCE का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि DCE का वैल्यू क्या होगा, और देयर आफ्टर आप समझ रहे हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसे। चलिए ठीक है, DCE का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ये पहले वाले इक्वेशन में रख के ध्यान दीजिएगा। DCE इक्वल्स टू DC1 इंटू DC2 डिवाइडेड बाई DC1 प्लस DC2। ठीक है, यहाँ से चलिए सबका वैल्यू पुट करते जाते हैं यहाँ से। अच्छा ये नीचे वाले में यहाँ पे देखिए AD माइनस DX में यहाँ पे D कॉमन आ जाएगा, ये K1 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर DX डिवाइडेड बाई ये DA माइनस X हो गया। चलिए ठीक है, ओके, ये DC1 आपका हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर DX, ठीक है, डिवाइडेड बाई DA माइनस X इंटू DC2 का वैल्यू कितना हो गया, K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DX, ठीक है। और नीचे में अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए ऊपर वाला जो टर्म है ये DX एक साथ रहेगा, ये थिकनेस वाला DX लिखे हैं, ठीक है, थिकनेस वाला DX है ऊपर वाला जो भी टर्म है, ठीक है। लेकिन नीचे में जो है, नीचे में जो ये जो हम लोग इस रिलेशन से लिखे हैं, तो यहाँ पर ये DX, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये D और X अलग अलग है, क्लियर है, ठीक है। मतलब इसको ऐसा करते हैं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको हम ऐसा करते हैं कि XD लिख देते हैं, XD लिख देते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए यहाँ से फिर इसका नीचे में DC1 हो गया प्लस DC2। अच्छा दोनों में कुछ कॉमन है तो पहले ही ले लेते हैं, तो A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DX दोनों में कॉमन है ऊपर में, ठीक है, और नीचे में D कॉमन है, तो यहाँ पर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DX और नीचे में आपका D कॉमन है, तो ये आपका अंदर में बच गया A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DX, तो ये बच गया आपका K1 डिवाइडेड बाई A माइनस X प्लस, और इधर बच गया K2 डिवाइडेड बाई X। क्लियर स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं DCE, मतलब ये जो दो एलिमेंट्री कैपेसिटर माने थे, कैपेसिटर 1 और 2 जिसका एलिमेंट्री कैपेसिटेंस था DC1 छोटा कैपेसिटेंस था और DC2 था, वो दोनों का इक्विवेलेंट निकल गया DCE, इतना वैल्यू हम लोगों को निकल गया। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x वेरिएबल है, तो x कहाँ से कहाँ तक लिमिट करेगा, चेंज करेगा भाई, x का वैल्यू यहाँ से लिए तो 0 से लेकर a तक जाएगा। अब इसको नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू 0 से a तक देखते हैं। चलिए ये सब हम लोग देख चुके हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको मिटा सकते हैं। तो स्टूडेंट DCE का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, और DCE का वैल्यू निकालने के लिए अब नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, DCE को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। x वेरिएबल है, x का वैल्यू 0 से a तक वैरी कर रहा है, इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ पे ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा टर्म आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, ये वाला टर्म को हम लोग इंटीग्रेट किए। कुछ नहीं है, आगे कंप्लीट मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने सारा सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक के बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला है, जो आप जान रहे होंगे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स खासकर। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, तो यहाँ पे इसको हम लोग y मान लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए, तो ये dy इक्वल्स टू इतना आ गया। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए, बहुत ही एकदम सारा क्लियरली सारा स्टेप्स यहाँ पर बना दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली स्टूडेंट देख सकते हैं दिस इज योर फाइनल आंसर।